नमस्ते दोस्तों, मैं घनश्याम अपने गुरुकुल ऑनलाइन एकेडमी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके सामने हिंदी व्याकरण की क्लास लेकर आए हैं। यह जो हिंदी व्याकरण है, आए दिन कंपटीशन में यहाँ से मैक्सिमम से ज़्यादा प्रश्न पूछता है। कहीं कहीं पर तो इसकी भरमार होती है। इसी समस्या को कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो शायद कहीं ना कहीं वीक पड़ जाते हैं और अपने पेपर को बेहतरीन तरीके से नहीं कर पाते हैं। इसी समस्या को ख़त्म करने के लिए मैं अपनी क्लास हिंदी व्याकरण पे लेकर आया हूँ और यह क्लास एक बेहतरीन माध्यम से आप लोगों के सामने व्यक्त किया जाएगा। और अगर आप इस क्लास से जुड़कर पूरे क्लास को देखकर अपने नोट्स को तैयार करते हैं तो आप लोग अपने एग्जाम को बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं और कहीं समस्या ना आएगी। तो इसी पर्पस से हम आप लोगों के सामने इस क्लास को लेकर आ गए हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार ज़रूर कर लें। यह जो व्याकरण की क्लास है, इसको चालू करने से पहले हम इसका सिलेबस समझते हैं कि किस सिलेबस के इर्द गिर्द हमको रहकर इसकी तैयारी करनी है और इसको पढ़ना है। कोई भी कंपटीशन होता है उसका एक सिलेबस तय होता है, इसी प्रकार से इस व्याकरण का भी सिलेबस तय है। तो इसका जो सिलेबस होता है, पहला जो टॉपिक होता है इसका, जहाँ से व्याकरण की शुरुआत होती है, वह वर्ण विचार से होती है। वर्ण विचार की लगभग 3 से 4 क्लास होगी, जिसमें से आप लोग अनुभव करेंगे कि हमारा जो वर्ण विचार से जो प्रश्न है बेहतरीन तरीके से आप कर लेंगे। उसके बाद संधि आती है, फिर संज्ञा आएगा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, अव्यय आएगा, तद्भव तत्सम आएगा, समास आएंगे, अभिकारी शब्द आएंगे, पर्यायवाची शब्द आएंगे, अलंकार, छंद, समास, etc। अनेक प्रकार के जो क्रमानुसार ये टॉपिक हैं, इसको आप लोगों के सामने हम व्यक्त करेंगे। और आप लोग इस क्लास का आनंद लेते रहिए और इस सिलेबस के तहत अपनी तैयारी को मजबूत करिए। और मैं आपको पहला जो व्याकरण का पहला टॉपिक है वर्ण विचार, यहाँ से अपनी क्लास को तैयार करता हूँ। जो हमारा व्याकरण का जो पहला टॉपिक होता है वर्ण विचार का, वर्ण विचार को चालू करने से पहले हम छोटी छोटी बातों को साथ में लेकर भी चलेंगे। और यही जो छोटी छोटी बातें होगी, यही आपको कंपटीशन में बहुत ही ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होगी। तो हमारा जो वर्ण विचार का जो पहला टॉपिक होगा भाषा। भाषा को समझने से पहले हम इसकी उत्पत्ति समझ लेते हैं कि आखिर उसकी उत्पत्ति किससे हुई है, कैसे हुई है, किस धातु से हुई है, किस योग से हुई है, किसका कौन सा प्रत्यय इसमें लगा है। जो हमारा वर्ण विचार का जो पहला हमारा टॉपिक है वह है भाषा। भाषा क्या है, कैसे है, इसको समझते हैं। पहले इसकी उत्पत्ति समझ लेते हैं। भाषा जो है संस्कृत के भाष धातु प्लस आ प्रत्यय के योग से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बोलना या कहना। भाष प्लस आ, यह जो भाष है यह धातु होती है और आ जो होता है प्रत्यय होता है। इसी के योग से मिलकर हमारी जो होती है भाषा बनती है। इसका जो अर्थ होता है बोलना या कहना। यह हमारा भाषा है। भाषा की उत्पत्ति हमने देख लिया। भाष धातु प्लस आ प्रत्यय के योग से मिलकर बना है। इसका अर्थ होता है बोलना या कहना। एक बार यहाँ प्रश्न बना और साथ में ये भी देखते चलते हैं कि प्रश्न कैसे बना और कहाँ बना। एक बार यहाँ प्रश्न बना था कि भाषा किस शब्द से, किस धातु से मिलकर बना है।
तो आप लोग बताएंगे भास धातु से मिलकर बना है। किस प्रत्यय के योग से मिलकर बना है, तो आप लोग बताएंगे आ प्रत्यय के योग से मिलकर बना है। और इसको आप नोट भी करते चलिए, साथ में समझते भी चलिए और नोट भी करते चलिए। यह हमारी जो भाषा की उत्पत्ति होती है, इसको हमने देखा। इसके बाद इसकी हम परिभाषा देखते हैं। परिभाषा देखने से पहले हम आपको बेसिक बता दें, जिसके माध्यम से हम आपसे और आप हमसे जुड़ते हैं, जो एक सार्थकता होती है, यही हमारी भाषा होती है। इसकी परिभाषा हम देखते हैं। परिभाषा वाणी का वह माध्यम, वाणी का वह माध्यम जिसके द्वारा मनुष्य वाणी का वह माध्यम जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार या अपने विचारों को दूसरों को प्रकट करते हैं, दूसरों को अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और दूसरे के विचारों को ग्रहण करते हैं। भाषा कहते हैं। मतलब कि हम आपसे और आप हमसे जिस भाषा के माध्यम से जिससे हम जुड़ते हैं, उसी को भाषा कहते हैं। लेकिन यह जो सार्थक होनी चाहिए, ये नहीं है कि चले आओ, ये सार्थक नहीं होता है, यह निरर्थक होता है, यह भाषा नहीं होता है। इसीलिए इसकी सार्थकता होनी जरूरी है। भाषा की यहाँ परिभाषा है, वाणी का वह माध्यम जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को दूसरे के सामने प्रकट करता है और दूसरे के विचारों को ग्रहण करता है, उसे हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। भाषा के प्रमुख जो अंग हैं उसको हम एक बार देख लेते हैं और समझ लेते हैं। ये जो भाषा के जो मुख्य अंग होते हैं, इसी से मिलकर हमारा जो भाषा जो हम लोग बोलते हैं ये चलती है। जिसके प्रमुख अंगों में हम ध्वनि पढ़ेंगे। ध्वनि है, वर्ण है, और उसके बाद शब्द है, वाक्य है, फिर व्याकरण है। यह जो है ना भाषा के मुख्य अंग है। इसी के समूहों के इर्द गिर्द मिलकर हमारी जो लैंग्वेज होती है, जिससे हम आपको एक बेहतरीन तरीके से क्लास देते हैं और आप हमसे बेहतरीन तरीके से बात करते हैं। ये जो भाषा है ये प्रमुख अंगों से मिलकर ही बनती है। इसका जो प्रमुख भाषा के प्रमुख अंग, हेडिंग हमारी है भाषा के प्रमुख अंग कौन कौन सी हैं? पहला हमारा है ध्वनि, दूसरा है वर्ण, फिर तीसरा है शब्द, चौथा है वाक्य, फिर पांचवा है व्याकरण। यह जो हमारा भाषा के प्रमुख अंग हैं, इसी के इर्द गिर्द हमारी भाषाएं चलती हैं। इसी के सार्थकता के योग से ही हमारी भाषाएं चलती हैं, ना कि इसकी निरर्थकता से। यही मुख्य कारण है भाषा के कि हम आपसे और आप हमसे बेहतरीन तरीके से, प्यार से, अच्छे से बात करते हैं।
प्रमुख अंगों के बाद हमारा हेडिंग आती है, तो हम ध्वनि किसे कहते हैं? ध्वनि, हमारी हेडिंग है ध्वनि। आप लोग जो ये हेडिंग हम लिखवा रहे हैं इसको नोट भी करते चलिएगा और समझते भी चलिएगा, क्योंकि समझना सबसे ज़रूरी है, ना कि नोट करना। अगर हम समझ लेते हैं तो हमारा जो नोट करने का सिलसिला होता है कम हो जाता है, क्योंकि नर्ता का आदर्श तपस्या के भीतर पलता है, देता वही प्रकाश आग में जो अभीष्ट जलता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नर्ता का आदर्श तपस्या के भीतर पलता है, देता वही प्रकाश आग में जो अभीष्ट जलता है। आजीवन झेलते दंड साह का वीर पुरुष का धारी, तब जाकर हो पाते हैं कहीं अमर पद का अधिकारी, कहीं अमर पद का अधिकारी। तो आप लोग ये जो ज्ञान होता है लिखने से ज़्यादा नहीं, समझने से ज़्यादा आना चाहिए, और आप लोग इसको समझिए, और एक बार समझ लेंगे तो वही काम आएगा। क्योंकि जब हम लोग एग्जाम में कंपटीशन में बैठते हैं तो वहाँ किताब नहीं जाती है, कॉपी आपकी नोट्स नहीं जाती हैं, सिर्फ अगर जाता है आपके माइंड में क्या चीज़ है, कैसा है, वही चीज़ आपके साथ जाएगा और वही आपको सिलेक्शन दिलवाएगा। तो आप लोग इसको समझिए, समझने के बाद इसका स्क्रीनशॉट मारिए, बाद में इसको नोट करिए, ठीक है। उसके बाद ध्वनि किसे कहते हैं? ध्वनि देखिए क्या, जो मुख से निकली हुई हवा या स्फोट होता है, जिसका हम खंडन नहीं कर सकते हैं, जिसका खंडन करना संभव नहीं है, उसी को क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। यह भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक है, और इसका एक अन्य नाम है स्वरिम। आप लोग इसको नोट कर, अब देखिए व्हाइट बोर्ड पर, मुख से निकली हुई हवा या स्फोट मतलब क्या होता? एक हवा का जो गुच्छा होता, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है स्फोट, जिसका खंडन नहीं किया जा सकता, उसे हम ध्वनि कहते हैं, ध्वनि जो होती है, ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, भाषा की सबसे छोटी या लघुत्तम इकाई है। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। और यहाँ से कईयों बार प्रश्न पूछता है कि ध्वनि की जो ध्वनि होती है किसे कहते हैं, या भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आप लोग बताइएगा। ध्वनि या लघुत्तम इकाई इसे भी कहते हैं। इसके बाद यह तो मौखिक रूप से होता है कि हम जो उच्चारण करते हैं, जो हवा स्फोट हमारे मुख से निकलती है, उसे हम क्या नाम ध्वनि कहते हैं। मौखिक रूप से यह भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। अगर हम लिखित रूप से पूछें कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो भाषा की सबसे लिखित रूप से वर्ण होती है। तो हमारा जो है वर्ण किसे कहते हैं? ध्वनि का जो लिखित रूप होता है, ध्वनि का लिखित रूप
लिखित रूप वर्ण कहलाता है। जैसे आ क etc। अगर हम इसका उच्चारण करते हैं आ, ये हवा का जो स्फोट निकलता है ये ध्वनि है, लेकिन जब हम इसका लिखित रूप कर देते हैं तो यही हमारा क्या होता है, वर्ण होता है। और अब हम आगे बढ़ते हैं और एक प्रश्न यहाँ से भी बना है कि वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण जो लिखित रूप से होता है इसी को हम, भाषा का जो लिखित रूप होता है इसे वर्ण कहते हैं। अब इसके प्रश्न, इसके बाद एक हेडिंग आती है, एक वर्णमाला। क्या हेडिंग है हमारी, वर्णमाला। वर्णमाला क्या होता है, वर्णमाला, इसको समझिए। यही वर्णमाला समझने से पहले इस प्रक्रम को हम अपने बचपन से सीखते चले आए हैं। वर्णमाला लिखिए, बचपन में हम अपने टीचरों से बहुत मार खाए हैं कि वर्णमाला घर से लिख कर आइएगा, ये करके आइएगा, वो करके आइएगा। तो शायद बचपन में बस हम अपना काम कर जाते थे कि सर से ना मार खाएं और हम अपना काम करके निकल जाएं। लेकिन आज यही वर्णमाला आपका लाइफ बदलने वाला है। पूरे व्याकरण का ये आधार स्तंभ है। अगर यहाँ पर आप कोताही करते हैं या बस कोटा पूर्ति करने का काम करते हैं तो आप दुविधा में आ जाएंगे। आप कोटा पूर्ति का काम नहीं करेंगे और इसको बेहतरीन तरीके से समझेंगे। तो यह जो वर्णमाला होता है, वर्णों का जो सुव्यवस्थित समूह होता है उसी को हम वर्णमाला कहते हैं। सीटेट में और टेट में एक बार यहाँ प्रश्न पूछा कि वर्णमाला किसे कहते हैं, तो सीधे वहाँ पर उठा के 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन था कि वर्णों का सुव्यवस्थित जो समूह होता है उसी को हम वर्णमाला कहते हैं। वहाँ पर यही ऑप्शन था कि वर्णों का सुव्यवस्थित समूह। जिन बच्चों ने इसको बेहतरीन तरीके से पढ़ा था वह यहाँ पर आंसर को क्लिक करते हैं और एक प्रश्न अपने खाते में जोड़ते हैं। अब कैसे इसका सुव्यवस्थित समूह है, इसको समझते हैं। जब हम वर्णमाला लिखते हैं तो पहले स्वर आते हैं। जो स्वरों की जो संख्या होती है 11 होती हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो स्वर होते हैं 11 ही होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर 11 ना होकर 13 होते हैं, दोनों ऑप्शन में रहता है। लेकिन मैं आपसे बता दूं 13 ना होते हैं, बस 11 ही सही होते हैं। और जो इसमें अंक और आहा जो वर्ण बनते हैं यह स्वर ना होकर ये अयोगवाह होते हैं, जिसका अंक का जिसका नाम होता है अनुस्वार और विसर्ग का और दूसरे का नाम विसर्ग होता है। यह स्वर के तुरंत बाद आते हैं। ये देखिएगा सुव्यवस्थित समूह है। यह जो अयोगवाह होते हैं स्वर के तुरंत बाद आते हैं। इनकी संख्या, अयोगवाह की संख्या 2 होती हैं। लेकिन जब हम संस्कृत का पढ़ेंगे, संस्कृत का ज्ञान लेंगे तो वहाँ वर्ण विचार पढ़ेंगे तो वहाँ पर हमको अयोगवाहों की संख्या 4 मिलेगी। लेकिन हमारा यहाँ तात्पर्य संस्कृत से ना होकर हिंदी से है। तो आप लोग बताइएगा, जो वर्णमाला है, वर्णमाला का जो स्वरों के बाद जो आता है उसे अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाहों की संख्या 2 होती है, अनुस्वार और विसर्ग। अब इसके बाद व्यंजन आते हैं। अब व्यंजन का हम छोटे छोटे खंडों में डिवाइड करते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा। व्यंजन में जो सबसे पहला आता है क, ख, ग, घ, अंग, मा तक, यह 5 वर्गों का एक समूह बनता है। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। और हर वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं। इन्हीं को हम वर्गीय व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 25 होती है। उसके बाद 4 वर्गीय व्यंजन के बाद क्रमशः समूह के तुरंत बाद 4 ऐसे वर्ण आते हैं जिसका नाम अंतस्थ होता है, जिसे हम अर्धस्वर भी कहते हैं। और कहीं कहीं पर 4 को अर्धस्वर माना जाता है तो कहीं कहीं पर 2 को माना जाता है।
हाँ, इसी क्रम में और 4 उसके तुरंत बाद आते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन जो 4 होते हैं, स, श और ह। यह जो वर्गीय व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उसके बाद तुरंत आने वाले वर्ण हैं। उसके बाद 4 संयुक्ताक्षर व्यंजन आते हैं, जिसका हम छ, त्र, ज्ञ और स्र के नाम से जानते हैं। और 2 हिंदी वर्णमाला में तो लिखे तो नहीं जाते हैं, लेकिन 2 ऐसे भी वर्ण आते हैं जिसका नाम क्या नाम है, उच्छिप्त व्यंजन के नाम से जानते हैं। और जब टोटल को हम जोड़ेंगे तो हमारा 52 वर्ण तैयार होता है। कितने वर्ण तैयार होते हैं? तो 52। यह हमारा वर्णमाला का जो सुव्यवस्थित समूह था, यह हमारा एक क्रमानुसार है। और हमने देखा और समझा, ये जो क्रमानुसार हैं, इसी को हम वर्णमाला कहते हैं। और वर्णों की भी संख्या कितनी होती है? 52। आप लोग घबराइएगा नहीं, आप लोग समझिए, इसका डीपली अध्ययन हम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आगे चल के हम इसको लिखवाएंगे। अब ये वर्णमाला जो हो जाता है, अब वर्णमाला में जो 11 वर्ण होते हैं, जिसको हम क्रमानुसार पहले देखे हैं, जिसका नाम स्वर है, इसी स्वर का हम डीपली अध्ययन करने वाले हैं। और हमारा जो हेडिंग बनने वाला है, स्वर। अब इसको समझने से पहले इसकी परिभाषा समझते हैं, फिर इसको हम देखते हैं कौन कौन से स्वर होते हैं। वर्णमाला में कुछ ऐसे वर्ण हैं जिसका उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से करते हैं, किसी दूसरे वर्णों की सहायता हम नहीं ले सकते हैं, ना ही लेते हैं। और वह 11 वर्ण स्वर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? स्वर के नाम से जानते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है अ, दूसरा होता है आ, ई, फिर उ, ऊ, फिर री, ए, आए, ओ, औ। ये जो हमारे 11 जो वर्ण बन रहे हैं, इसी को हम स्वर कहते हैं। इसका उच्चारण जब हम करते हैं, किसी अदर वर्णों की सहायता हम नहीं लेते हैं। ठीक है, इसकी परिभाषा आप लोग अब देखिए। जिस वर्णों का उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, वह स्वर वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा, स्वर जो है, जिन वर्णों का उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, उसी को हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। और देखते हैं स्वर कौन कौन से होते हैं। आ, ई, ऊ, री, ए, आए, ओ, औ। ये हमारे जो हैं स्वर हैं। इनकी संख्या
आप लोग गिनती करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यह हमारे जो 11 वर्ण बन रहे हैं यही है स्वर। इसका उच्चारण करते समय किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेते हैं, यह स्वतंत्र होते हैं, खुद अपना उच्चारण खुद करवाते हैं, इसीलिए हम इसे स्वर कहते हैं। आप लोग यहाँ तक हमें लगता है आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ आता होगा और समझ आ भी रहा होगा, और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मार के नोट भी करते चल रहे होंगे। अब हम इस स्वर वर्ण का 5 से 7 माध्यम से इसका हम वर्गीकरण करेंगे, और इस वर्गीकरण जो इसका होगा, यहाँ से ज़्यादा कंपटीशन में प्रश्न बने हैं, चाहे जिस लेवल की आप तैयारी कर रहे होंगे, एसएससी करें, चाहे पीसीएस का करें, चाहे टेट सुपर टेट करें, चाहे आरओ एआरओ का करें, चाहे एसआई करें, पुलिस का करें, हर जगह इस व्याकरण का रोल अपना अपना जगह बहुत मायने रखता है। और यही जो छोटा छोटा जो टॉपिक होता है हमें एक ऐसे मंजिल के पास लेकर आता है जो हम अपने लाइफ में कल्पना करके रखे हैं, और तभी हम वहाँ पहुँचते हैं जब इस छोटे छोटे टॉपिक को सरल शब्दों में बहुत बेहतरीन तरीके से समझ लेते हैं। अब इस स्वर का हम वर्गीकरण करेंगे लगभग 6 से 7 माध्यम से, और जो इसका वर्गीकरण होगा यहाँ से प्रश्न ज़्यादा बनते हैं, तो हम अब इसका वर्गीकरण करते हैं। अब हमारा जो हेडिंग है स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण। अब हम उस 11 स्वरों का वर्गीकरण करके पढ़ेंगे। तो हमारा जो पहला वर्गीकरण होगा जिह्वा के आधार पर, जिह्वा के आधार पर स्वर का वर्गीकरण। अब हम स्वर का वर्गीकरण करने में जो पहला हमारा आधार होने वाला है वह जिह्वा के आधार पर। अब हम देखेंगे कि जो 11 स्वर होते हैं उसमें जो हमारी जिह्वा होती है उसका क्या रोल होता है, किसके माध्यम से कौन सा वर्ण निकलता है। तो जैसे सपोज दैट ये हमारी जिह्वा है। अब जिह्वा है, कुछ वर्ण ऐसे होते हैं, अब हम इसको 3 भाग में डिवाइड करते हैं। कुछ वर्ण ऐसे होते हैं कि जिह्वा के अग्रभाग से उच्चारण होते हैं, कुछ वर्ण ऐसे होते हैं कि जिह्वा के मध्य भाग से हो जाते हैं, और कुछ वर्ण ऐसे उच्चारण होते हैं जो जिह्वा के मध्य भाग कहना पश्च भाग से उच्चारित होते हैं। और ये जिह्वा जो होती है हमारी आगे पीछे जा जाके इसका उच्चारण करवाती है। कभी ये आगे आ जाती है, कभी यह पीछे चली जाती है, कभी मध्य में रहकर वर्णों का उच्चारण करवाती है। इसी आधार पे हम इसका जिह्वा के आधार पर स्वर का वर्गीकरण करते हैं। यह जो इसका वर्गीकरण 3 प्रकार से हम करेंगे, यह 3 माध्यम से इसका वर्गीकरण किया जाता है। पहला जो होता है, पहले वाले भाग को हम अग्रस्वर कहते हैं, अग्रस्वर, और दूसरे वाले भाग को मध्य स्वर कहते हैं, और तीसरे वाले भाग को हम पश्च स्वर कहते हैं। अब एक समस्या यहाँ पर आती है, कौन कौन से ऐसे वर्ण होते हैं जो अग्र स्वर में आते हैं, कौन से मध्य स्वर में आते हैं, कौन से पश्च स्वर में आते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले हम मध्य स्वर को देखते हैं। मध्य स्वर में सिर्फ एक वर्ण आता है जो जिसको हम अ के नाम से जानते हैं, सिर्फ अ, सिर्फ अ, वो भी छोटा अ के नाम से जानते हैं। और उसके बाद पश्च स्वर। पश्च स्वर में मतलब पश्च स्वर में कौन कौन से वर्ण आते हैं, इसको एक ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। जहाँ पर ये 3 जैसी आकृतियाँ नजर आएंगी, इस वर्ण को छोड़कर स्वर में जहाँ ये 3 जैसी आकृतियाँ नजर आएंगी वह जो पश्च स्वर में आती हैं।
अब तीन जैसी आकृतियां जैसे ऊ, ऊ, फिर उसके बाद ओ, फिर उसके बाद औ। ये देखिए तीन जैसी आकृतियां नजर आती हैं। इसी को हम क्या नाम है पश्च स्वर में रखते हैं। अब उसके बाद जो वर्ण बच जाते हैं उसको हम उठा के अग्र स्वर में रख देते हैं, जैसे कि ई, ए, आई। यह हमारे जो होते हैं अग्र स्वर में आते हैं। अब कभी कभी हम लोग भूल जाते हैं कि क्या है, कैसे है, कौन सा अग्र स्वर में आएगा, कौन सा मध्य स्वर में आएगा। और तो इसको एक ट्रिक के माध्यम से हम देखते हैं। अग्र स्वर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि मध्य में सिर्फ आ आएगा और पश्चिम में सिर्फ जहाँ तीन जैसी आकृतियाँ नजर आएंगी इसको छोड़ के वह आते हैं। और इसका एक ट्रिक है, प्रिय बैठी आगे। आगे से तात्पर्य है अग्र से, मतलब अग्र स्वर। और इसमें जो प्री में जो मात्रा लगी है वह छोटी की लगी है, और ए पे और बैठी पे आए, और उसके बाद बड़ी। यानी कि जो हमारा अग्र स्वर होता है, छोटी बड़ी ए आए, ये हमारे आती हैं। मतलब प्रिय बैठी आगे, मतलब अग्र स्वर इसको हम लिखते हैं और ट्रिक के माध्यम से ये जो हमारा बनता है यह ए वर्ण निकल कर सामने आते हैं। मतलब हमारा जो अग्र स्वर में वर्ण आते हैं यह ए आते हैं, ई बड़ी ए आए, और मध्य में आते हैं छोटा, और जहाँ पर तीन जैसी आकृतियाँ नजर आती हैं वह जो है क्या नाम है पश्च स्वर में रखा जाता है। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं मुखाकृत के आधार पर स्वर का वर्गीकरण। आज हमारी क्लास यहीं पर ख़त्म होती है और आगे हम मुखाकृत के आधार पर स्वर का वर्गीकरण करेंगे। तब तक आप लोग इसको नोट करिएगा और इसको दोबारा वीडियो को देखिए और समझने का प्रयास करिए कि ये कहाँ तक हमारी सार्थकता है। अपने सार्थकता को समझिए आप कि हमें कहाँ जाना है, और ये छोटे छोटे जो टॉपिक हैं यही आपको आगे लेकर चलेंगे। कईयों बार ये अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर में आगे पीछे कईयों बार कंपटीशन में ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं। इसलिए भूलते हैं कि हम लोग कहीं ना कहीं लापरवाही कर देते हैं। मैं एक बार बताना चाहता हूं, आप मेरी पूरी क्लास क्रमानुसार देखिए और उम्मीद करता हूं आपका व्याकरण कहीं भी कुछ भी गलत नहीं होगा। आज के लिए बस इतनी ही क्लास, आप इसको ज़रूर नोट करिएगा और आगे क्रम में हम इसका वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्ते दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।